अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू स्टडी हाउस यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड कंसेप्ट्स। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इंटररिलेटेड कंसेप्ट्स का मजमूआ होता है जो आपकी रिसर्च को गाइड करता है कि आपने क्या चीज़ मुहैया करनी है और आप कौन सा स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के दरमियान वो देख रहे हैं अपनी रिसर्च में। ये एक्चुअली एक कंसेप्चुअल मॉडल होता है। आपके माइंड में जो भी रिसर्च का फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क को ये लॉजिकल सीक्वेंस देता है। इसकी एक डायग्राम बनती है। इसी डायग्राम की बेस पे आपकी रिसर्च जो है वो आगे बढ़ती है। तो ये कंसेप्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है रिसर्च में। तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। इट डिफाइन द की कंसेप्ट ऑफ द रिसर्च। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो रिसर्च के की कंसेप्ट्स को जो है वो डिफाइन करता है, यानी आपने कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ करने हैं और इनके वेरिएबल्स का क्या क्या रिलेशनशिप होगा, कौन सी स्टैटिस्टिकल तकनीक आपने यूज़ करनी है। और ये जो आपकी रिसर्च के रिलेटेड थ्योरीज और मॉडल्स होते हैं इनको भी डिस्कस करता है और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन द टॉपिक, कि जो टॉपिक आप रिसर्च कर रहे हैं जिस टॉपिक पे उसका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा, उसके रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क काफ़ी हेल्पफुल होता है। इट अलाउज द रीडर टू एवेल्यूएट योर गाइडिंग एजम्पशंस। ये रीडर को इस काबिल बनाता है कि आपने जो भी अपनी रिसर्च में एजम्पशंस यूज़ की हैं उसको एवेल्यूएट कर सके। इट आल्सो इंट्रोड्यूस and describe the theories that explain why the research problem under study exists। यानी जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं ये रिसर्च प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इस बात को भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करता है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करें कि आप इफ़ेक्टिव क्लास मैनेजमेंट को जो है वो मेजर करना चाहते हैं कि इफ़ेक्टिव क्लास मैनेजमेंट कैसे अचीव हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। यानी क्लास के जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक टीचर होता है और स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनको अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए दोनों कंपोनेंट्स को, यानी टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। स्टूडेंट्स को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने टीचर से क्वेश्चनिंग करें और बार बार उनसे क्वेश्चन करें जब तक उनको समझ नहीं आती। तो इस बात की स्टूडेंट्स को आज़ादी होनी चाहिए। टीचर्स को भी इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो ऐसा स्टडी मेथड यूज़ करे जो हर एक स्टूडेंट के लिए समझने के लिए आसानी हो, ठीक है जी। और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी इनको मुज़ाहरा करना चाहिए, दोनों को, टीचर्स और स्टूडेंट्स को। यानी टीचर अपना जो सिलेबस है वो मुकर्रर वक्त पर ख़त्म करें और टाइम टेबल का ख्याल रखें, क्लासेस अटेंड करें। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि जो टीचर्स की तरफ से असाइनमेंट्स मिलती हैं उनको फुलफ़िल करें और टेस्ट में वगैरह में अच्छा परफॉर्म करें। तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों में होनी चाहिए। तो ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी कैसे आएगी, इसके लिए आगे इस रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 गोल सेट किए हुए हैं कि ये 3 गोल्स जो है वो अटेन होंगे तो ये इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जो क्लास मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेगी। तो गोल 1 जो है वो है कि गेन कंटेंट नॉलेज एंड डेवलप द पेडागोगी। कि टीचर्स के लिए वो ज़रूरी है कि वो कंटेंट स्टडी करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को उसके ऊपर टोटली ग्रिप हो और अपनी पेडागोगी जो स्किल्स है उसको डेवलप करें।
तो गोल 2 जो है वो है कि एंगेज्ड ऑल द स्टूडेंट्स, यानी वो ना सिर्फ स्टडी एक्टिविटीज़ में सब स्टूडेंट्स को एंगेज करे, बल्कि अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी स्टूडेंट्स को जो है वो एंगेज करे। ये ना हो कि वो टीचर जो है वो चंद स्टूडेंट्स को एंगेज करे और उनके साथ ही उनको ज़्यादा तवज्जो दें एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो जो थर्ड गोल है इस सारे प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, वो है डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल डिस्पोजिशन। इसका मतलब ये है कि सब टीचर्स को चाहिए कि वो सबके साथ जो है वो प्रोफेशनल बर्ताव रखें। तो ये तीनों गोल्स जो हैं वो कैसे अटेन होंगे? हर एक गोल के लिए इन्होंने चंद ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हुए हैं। फॉर द अटेनमेंट ऑफ द गोल नंबर 1, तो उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन किए हुए हैं वो है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स, के टीचर्स को जो है वो अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है वो स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, और उसको पेडागोगी के का भी कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। तो सिमिलरली फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल 2, तो जो इसके लिए ऑब्जेक्टिव उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं वो है कि टीचर्स में प्लानिंग स्किल्स होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए और असेसमेंट स्किल होनी चाहिए। इसके अलावा इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट भी स्किल टीचर्स में होनी चाहिए, ताकि जो हमारा मेन गोल है इफ़ेक्टिव क्लास मैनेजमेंट को अचीव करने का, वो फुलफ़िल हो सके। तो जो ऑब्जेक्टिव गोल 3 के लिए इन्होंने डिफ़ाइन किया वो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, कोलैबोरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी कि जो आदत हैं वो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को जो पुरानी आदत पड़ी हुई हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से ताउन करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। तो ये अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। अगर आप इफ़ेक्टिव क्लास मैनेजमेंट पाना चाहते हैं तो आपको पहले इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अटेन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है वो गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। गोल्स अचीव करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। इस मॉडल को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। इससे अगर हम डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से हमें सब रिसर्च के मतलब पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ होगी और कौन सा इसमें मॉडल लगेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्ट आउट करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।